क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हो ना? वेरी गुड। तो आपके कॉमर्स सिलेबस में आप एक लंबी जर्नी करते हुए हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं। चैप्टर 8 के पार्ट 1 में हमने देखा और पार्ट 2 के ए पॉइंट में हमने देखा था और बी पार्ट में हम आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बी पार्ट के पहले नंबर से। और अब हम आ रहे हैं IPO, शेयर बेचना। शेयर क्या चीज़ है? अंश बेचना। ये क्या चीज़ है? कंपनी की जो पूंजी है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं, जिसको कहते हैं शेयर्स या अंश। कुछ तो शेयर्स कंपनी अपने पास रखती है, प्रोमोटर्स के पास रहते हैं, और कुछ वो पब्लिक में सेल कर देती है। तो ये जो शेयर्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स से शुरू करें। इक्विटी शेयर से कंपनी एक लॉन्ग टाइम के लिए एक कैपिटल जुगाड़ कर सकती है। जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं ये ना कंपनी के अंशधारक हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो ये जो कंपनी का प्रॉफिट होगा इसमें से इनको डिविडेंड भी मिलता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिविडेंड मिले। अगर कंपनी कहती है हम जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तब उन्हें डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए तो कहते हैं अगर आप कंपनी के ओनर हो तो लाभ के साथ साथ जोखिम भी तो आपको उठाना ही पड़ेगा ना। कितना जोखिम उठाना पड़ेगा, कितनी लायबिलिटी है आपकी, जितने का शेयर आपका है उतनी ही लायबिलिटी आपकी है। और आप शेयर होल्डर हो ना, इसलिए आप कंपनी की जो फंक्शनिंग है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें आप वोट डाल सकते हैं। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को हाई गेन चाहिए और हाई रिस्क लेने को तैयार है उनके लिए इक्विटी शेयर्स बहुत ही अच्छा तरीका है। हाई रिस्क मतलब आपको कभी बहुत अच्छे डिविडेंड मिलेंगे, शायद कभी डिविडेंड ना भी मिले। अगर आप अपने पैसे वापस चाहते हो देन यू हैव सेल योर शेयर्स। और अगर कंपनी ही बंद हो गई तो कंपनी अपने सारे जो क्रेडिटर हैं उनको पैसे देने के बाद जो बचेगा तब आपको अपना शेयर उनसे वापस मिलेगा। पर याद रखना आपकी वोटिंग राइट्स हैं। वोटिंग राइट है इसका मतलब कंपनी की एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग भी होगी। और इसकी सीमाएं क्या है? एक तो एक लंबा सा प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें कई फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलता है। नंबर 2 है जो इन्वेस्टर एक रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए शायद ये उतना सूटेबल भी नहीं है। अगर कंपनी कोई एडिशनल शेयर्स इशू करे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी पावर डाइल्यूट हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल है, 10 शेयर होल्डर थे उनका काफ़ी पावर था, अब 100 शेयर होल्डर्स हो गए तो पावर बढ़ गया ना। आप समझ गए ना इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो हम आगे चलेंगे और अब देखेंगे प्रेफरेंशियल शेयर, ये क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे कंपनी फंड्स इकट्ठा करती है। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो इक्विटी शेयर होल्डर से थोड़ी बेटर पोजीशन में रहते हैं कुछ मामलों में। फॉर एग्जांपल उनको एक फिक्स रेट ऑफ इनकम मिलेगा ही मिलेगा। जब कंपनी इनकम करती है डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को उनका इनकम भेजना पड़ता है। अगर कंपनी बंद हो गई तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाए जाएंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे लौटाए जाएंगे। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ इनकम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी अच्छा कर रही है चाहे कंपनी बुरा कर रही है। पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, उनका एक फिक्स्ड इनकम का राइट रहता है। इसके बेनिफिट्स तो आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी अच्छा करे या बुरा करे आपको अपना फिक्स्ड इनकम मिलता ही रहेगा। तो जो अश्योर्ड इनकम चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और सेकंड पॉइंट क्या है? कंपनी अगर बंद हो जाए सबसे पहले पैसे आपके वापस आएंगे, लेकिन आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। इस मेथड से कंपनी के जो एसेट्स हैं उस पर भी कोई चार्ज नहीं पड़ता। इसकी सीमाओं में आप 2 चीज़ें जरूर याद रखना, जिसमें एक है कि कंपनी को कोई टैक्स बेनिफिट इससे नहीं मिलता है, और दूसरा ये है जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क लेने को तैयार है उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। प्रेफरेंशियल शेयर्स जब इशू होती हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं, इसको भी हमें याद रखना रहेगा। और अब हम आ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स पे, वाणिज्यिक बैंक पे, जो हैं देखो इन सबको। ये आपको लोन देती है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। लोन के बदले में ये आपसे कुछ जमानत रखती है, कुछ गिरवी आपको रखना पड़ता है, आपके एसेट्स पे कोई चार्ज होता है। ऐसे लोन को आप एक बारी में भी चुका सकते हो और इंस्टॉलमेंट भी चुका सकते हो। ऐसे लोन लेने के कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखो इनको। इसके सबसे बड़े गुण हैं कि ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना, आपको सेबी से कोई परमिशन नहीं लेना, तो ये एक काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। नंबर 2, ये टाइमली असिस्टेंस है। जब आपको लोन की ज़रूरत है आप अप्लाई करो, आपको लोन मिल सकता है, और इस लोन को आप बढ़ा भी सकते हो, इस लोन का अमाउंट, अगर आपको ज़रूरत पड़े। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
ये लोन्स ना आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलती है और लोन देने से पहले बैंक बहुत ज़बरदस्त ड्यू डिलिजेंस करती है और कई कई टाइम पे तो बैंक बहुत कड़े शर्त भी लगाते हैं, जैसे आपकी कोई मॉर्टगेज गुड्स है उसको आप सेल नहीं कर सकते, इस तरीके के बहुत सारे शर्तें भी लग जाती हैं। बिल्कुल कमर्शियल बैंक की तरह एक और होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान, जो आपको लोन लेने में मदद कर सकते हैं। इनको एस्टैब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि कॉरपोरेट्स को लोन मिल सके। इनको कहते हैं डेवलपमेंट बैंक। ये लॉन्ग टर्म या मिड टर्म लोन्स देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ओन्ड कैपिटल भी देती है और लोन्ड कैपिटल भी देती हैं, दोनों देती हैं। और एक और चीज़ जो है कि ये कंपनी को ना सिर्फ लोन ही नहीं देती, ये एक्सपर्ट एडवाइस भी देती है कि आपको मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, आपको मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही हैं, फिनेंशियल एडवाइस भी कंपनी को ये देती रहती हैं। इसके गुण को भी देख लेते हैं। नंबर 1 कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, मंदी के टाइम में भी ये आपको लोन देगी और इनकी सिर्फ लोन के साथ साथ ये आपको बहुत सारी एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एडवाइस, मैनेजेरियल एडवाइस वगैरह भी ये आपको देगी। और ऐसे सोर्स से लोन मिलने से ना आपकी कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो काफ़ी बढ़ जाती है और इस लोन को आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारी चेक्स होती हैं इसके लिए और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा नज़र दिया जाता है। आपकी कंपनी के जो एसेट्स हैं उस पर एक पूरा चार्ज लगता है, यानी कि उसको जमानत की तरह, कोलैटरल की तरह रखा जाता है। साथ साथ याद रखो, जिस वित्तीय संस्थान ने आपको लोन दिया है उसके एक डायरेक्टर आपकी कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर बन के बैठेंगे ताकि आपके कंपनी कैसे चल रही है उस पर वो निगरानी रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक समरी आप इसको देख लो। और जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आप ना रट्टा बांधने की बिल्कुल कोशिश मत करना। आप वीडियो को पहले देखो, फिर आप चैप्टर को पढ़ो, फिर ना इसको लॉजिकली इसको प्लेस करो, तो फिर आपको आसानी रहेगी इसको याद रखने में। और आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि हम रोज इस पर एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश